मैं मृदुला सिंह, सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 9वीं, भूमिति पाठ दूसरा, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं 8वीं में आप भली भांति पढ़े हो। अब यहाँ 9th में आपको जो है थोड़ा डिटेल्स में जाना होगा, इसमें प्रमेय उपपत्ति सब हल करना है। चलो पहले आ जाते हैं समांतर रेखाओं के बारे में। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके द्वारा बने हुए कोणों की कुल 8 जोड़ियां होती हैं। तो जैसे समांतर रेखा M, इसको मान ले N, रेखा L तिर्यक रेखा है। कोणों के नाम जो है समझो यहाँ पे दे रहे हैं A, B, C, D। किताब में अलग नाम दिया गया है, यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे हम कर दे रहे हैं F, G। ठीक है, तो पेज नंबर 13 पे दिया गया है, लेकिन हम नाम में यहाँ परिवर्तन किए हैं। तो पहले समझोगे, इसमें संगत कोणों की 4 जोड़ियां बनती हैं। एकांतर कोणों की 2 अंतः 2 बाह्य, अंतः कोणों की 2 जोड़ियां बनती हैं। तो शुरुआत करते हैं संगत कोणों की जोड़ियां। तो संगत कोणों की जोड़ियां, थोड़ी से हैंडराइटिंग ऊपर नीचे है लेकिन हम शब्द बोल रहे हैं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, रेखा M, रेखा N तिर्यक, रेखा M, रेखा N समांतर रेखाएं हैं, रेखा L तिर्यक रेखा है। ये आपको दिया जाएगा तब जाके जोड़ियां बनती है। अगर दिया ही नहीं गया है, समांतर रेखा अगर होगा ही नहीं तो जो है जोड़ियां नहीं बनेंगी। तो M और N समांतर है, L तिर्यक रेखा है, तो संगत कोणों की जोड़ी होगी। कोण A का जोड़ी कौन सा होगा? कोण A का कोण E। यहाँ पे जो नामांकन दिए हैं उसके आधार पे हम बता रहे हैं। अब ये नहीं, ये आकृति देख के आप किताब में जाओगे, किताब में यहाँ में परिवर्तन किया गया है तो वहाँ उसके हिसाब से बनेगा। तो यहाँ पे A का संगत E होगा तो B का क्या होगा? H। कोण B तथा कोण H। इसके बाद D का कोण D तथा कोण G। C का कोण C तथा कोण F। ये 4 जोड़ी बन गए। अब आ जाओगे एकांतर कोण। एकांतर कोणों की जोड़ियां। एकांतर कोण में 2 प्रकार के आ गए, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। एकांतर कोण ये होगा बाह्य एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर की तरफ। जब M और N है तो यहाँ पे देखोगे Z बनता है, यहाँ से जाओगे इससे और यहाँ पे, तो D का क्या होगा? H। ये अंतः में आएंगे, D का H होगा। तो अब यहाँ पे उल्टा जाओगे, जैसे A इस तरह से गया तो C का E, C का E होगा। बाह्य एकांतर, अब जो है ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ A का क्या होगा? F। कोण A कोण F। B का क्या होगा? G। B का कोण G होगा। अब इसके बाद आ जाओगे अंतः कोणों की जोड़ियां। अंतः कोणों की जोड़ियां, अंतः कोण मतलब अंदर की तरफ, सामने सामने। D और E, D और E देख रहे हो तो लिखोगे कोण D कोण E। दूसरा यहाँ जाओगे C का H, कोण C कोण H। ये जोड़ी जो है आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको संगत कोणों की, एकांतर कोणों की, अंतः कोणों की पहले जोड़ियां जो है बनाने आना चाहिए। अब इसके बाद इसके कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। क्या गुणधर्म है? पहला है परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली 2 समांतर रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। ये पहला गुणधर्म है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इसमें चलो शीर्षाभिमुख कोण ले लेते हैं। शीर्षाभिमुख
ए का शीर्षाभिमुख कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख कोण कोण ए का होगा सी, ए का सी। बी का क्या होगा? डी होगा, बी का डी। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। एकदम जो है ठीक उसके सामने सामने, बगल वाला नहीं, संलग्न वाला नहीं। जो संलग्न होता है रेखीय युगल कोण होते हैं, जो ठीक उसके सामने जाए तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ये यहाँ का हो गया, यहाँ पे आ जाओ शीर्षाभिमुख कोण ई का क्या होगा? ई का कोण एफ। कोण एच का क्या होगा? कोण जी। इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, दो समांतर रेखा खींचो, नाम आप अलग दे दो और जोड़ियां बनाओ। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है आगे नहीं बढ़ोगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? परस्पर सर्वांग सम होते हैं। अब आ जाओगे दूसरा, रैखिक युगल कोण परस्पर समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण कितने अंश का होता है? समपूरक कोण 180 अंश का होता है। अब इसमें आ जाओ रैखिक युगल कोण, रैखिक युगल कोण। इसको रैखिक युगल कोण कहो चाहे रेखीय युगल कोण कहो, सबका मतलब एक है। सब थोड़ा जो है अनुवाद में सबका थोड़ा फर्क रहता है। रैखिक की जो रेखीय युगल कोण भी बोलते हैं। रैखिक युगल कोण जो संलग्न हो, जैसे कोण ए और कोण बी संलग्न है, ये रैखिक युगल कोण होंगे। तो बहुत सारी जोड़ियां बनेगी, ए बी कोण ए कोण बी, रेखीय युगल कोण। समझो, अब बी को हम नहीं ले रहे हैं, कोण ए और कोण डी, कोण ए कोण डी, रेखीय युगल कोण। मतलब जब कोई एक रेखा पर दो कोण संलग्न हो तो क्या होंगे? रेखीय युगल कोण। दो नहीं, जैसे एक रेखा है इस तरह से, समझो यहाँ पे जो है इस तरह से कोण संलग्न है, तो कितने कोण होंगे? 1 2 3 4, 4 संलग्न है। कितने भी हो ये पूरा क्या होगा? 180 अंश का होगा। आप चांदा देखते हो, चांदा जब हम लकीर खींचते हैं चांदा पे पूरी लाइन रहती है, पूरा कितने अंश का होता है? 180 अंश का होता है। तो इसमें जो है दो ही कोण संलग्न हो रहे हैं, तीसरा कोण तो बनेगा नहीं। अगर हम 1 2 तीसरा लेते हैं, नीचे जा रहा है, वो जो है एक रेखा के नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। ए बी ए डी क्या होगा? रैखिक युगल कोण। अब इसमें चले जाओ, डी सी रैखिक युगल कोण होगा, सी बी रैखिक युगल कोण होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एक रेखा है, इन दोनों पे है, तो ये रेखिक युगल कोण हो गया। ये रेखा है, ये वाला रेखिक युगल कोण हो गया, ये वाला है रेखिक युगल कोण हो गए। अब इसके हो गए, ठीक इसी तरह से इसके भी बनेंगे। ये तो एम वाले पे बन गया, आप एन वाले पे भी बना लो। एन पे क्या बनेगा? कोण ई एच। दूसरा जोड़ी कौन सा होगा? ई जी, ई कोण जी। दूसरा होगा जी एफ, जी कोण एफ, एफ एच। ये सब क्या है? रेखीय युगल कोण है। तो आपको जोड़ी बनाने आना चाहिए। तीसरा गुणधर्म है, यदि संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो संगत कोणों के अन्य जोड़ियां भी सर्वांग सम होती है। शब्दों पे ध्यान दो। संगत कोण की अगर एक जोड़ी सर्वांग सम है, ए और ई बराबर है, तो बी एच भी सर्वांग सम होंगे, सी एफ भी सर्वांग सम होंगे, डी जी भी सर्वांग सम होंगे। कहने का मतलब है संगत कोण की जो जोड़ी होती है क्या होती है? सर्वांग सम होती हैं। उसी तरह से एकांतर कोणों की जोड़ियां, तो एकांतर कोणों की एक जोड़ी अगर सर्वांग सम है तो अन्य जोड़ियां भी सर्वांग सम होती हैं। डी एच सर्वांग सम है तो सी ई सर्वांग सम होगा, थोड़ा दूर लिखते हैं, सी और ई सर्वांग सम है। ए एफ सर्वांग सम है तो डी जी सर्वांग सम होंगे। अब इसके बाद आ जाओगे पांचवा वाला, यदि तिर्यक रेखा के एक ही और निर्मित अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो तो अंतः कोणों की जोड़ियों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसका और इसका अंतः कोण और रेखीय युगल, ये समझा रहे हैं, आप कॉपी में नहीं भी लिखोगे चलेगा। इनके मापों का योगफल कितने अंश का होता है? 180 अंश का।
कोण डी धन कोण ई बराबर 180 अंश, कोण सी कोण एच बराबर 180 अंश। ठीक उसी तरह से रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। कोण ए धन कोण बी बराबर 180, कोण ए धन कोण डी बराबर 180, कोण डी धन कोण सी बराबर 180, कोण सी धन कोण बी बराबर 180। ठीक उसी तरह से ये वाला होगा, ई धन एच 180, ई धन जी 180, जी धन एफ 180, कोण एफ और कोण एच 180। मतलब अंतः कोणों के मापों का योगफल रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब इसके आगे हम चलते हैं सवाल पे। आपके पेज नंबर 11 में 3 बॉक्स भरने हैं, तो आशा करते हैं आप उस बॉक्स को भर सकते हो। अब आ जाओगे समांतर रेखाओं के गुणधर्म में अंतः कोणों के प्रमेय दिए गए हैं। तो अंतः कोणों के प्रमेय पे ध्यान दोगे। प्रमेय तो सिद्ध करके आपको मिला गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। अब आ जाओगे पेज नंबर 15 पे, इस जैसे ये वाला आपका, ठीक है, अंतःकोणों का प्रमेय। प्रमेय दिया गया है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोण संपूरक होते हैं। जैसे इसी को ले लो, दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटा है, अंतःकोण मतलब ए वाला अंतःकोण हुआ, ए वाला अंतःकोण हुआ, मतलब कोण डी धन कोण ई बराबर क्या होगा 180 अंश। ये प्रमेय दिया गया है, ये हमें भी मालूम है कि ये 180 होता है। आपको दत्त साध्य उपपत्ति सब हल करने होंगे। तो हल करने के जो है कुछ नियम होते हैं। जैसे हमें मालूम है कथन सदा सत्य है, डी धन ई बराबर 180 है, लेकिन हमें थोड़ा इसको कुछ विपरीत मानना होगा। उस उपपत्ति को कहते हैं हम जो है, आपकी उस उपपत्ति का नाम होगा जो है यहाँ पे दिया गया है। कौन सी उपपत्ति होगी? अप्रत्यक्ष उपपत्ति। उपपत्ति दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इसके पहले हम जो है आपको 9th में शुरू करने के पहले बताए थे सशर्त कथन। यदि और तो के रूप में लिखे गए कथनों को, यदि और तो के रूप में लिखे गए कथनों को सशर्त कथन कहते हैं। जब हम किसी प्रमेय की उपपत्ति प्रस्तुत करते हैं तब पूर्वार्ध को दत्त और उत्तरार्ध को साध्य कहते हैं। उपपत्ति दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इस उपपत्ति को हल करने के लिए अप्रत्यक्ष उपपत्ति का उपयोग करेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब समझोगे, अप्रत्यक्ष का मतलब जरा ध्यान दोगे शब्द पे। अप्रत्यक्ष का मतलब फॉर एग्जाम्पल गणित से हट के हम बता रहे हैं, समझो। आपके जो है स्कूल है, यहाँ पे आपका स्कूल है। इस दाईं साइड और बाईं साइड, ये बाईं साइड है, ये दाईं साइड है, ठीक है। दाईं साइड में मंदिर है, बाईं साइड मंदिर नहीं है। बाईं साइड समझो आपका होटल हुआ, होटल और जो बाकी कुछ होंगे, लेकिन मंदिर नहीं है, इतना कंफर्म है बाईं साइड मंदिर नहीं है। अब जो है आपको मान के चलना है स्कूल के दाईं साइड मंदिर है, ये साध्य है। अब उपपत्ति हम कैसे हल करेंगे? माना स्कूल के दाईं साइड मंदिर है, ठीक है, हमें मालूम है कि नहीं है, लेकिन हम इसको मान रहे हैं, इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। अब बाद में जो है हमारा जो मानना होगा वो असंगत ही होगा, मतलब हमें मालूम है कि दाईं साइड ही है, इसे अप्रत्यक्ष उपपत्ति कहते हैं। एक जिद होती है ना बच्चों कि नहीं कि दाईं साइड ही क्यों है, हम बाईं साइड जाके देखेंगे, घूम फिर के आओगे, बोलोगे सचमुच थक गए, दाईं साइड ही था, बाईं साइड कुछ नहीं था। उसी तरह का ही है। तो इसमें लिखोगे माना बाईं साइड मंदिर है, आप माने हो, माना शब्द लगाए हो। फिर लिखोगे बाईं साइड आप गए, दुनियादारी किए, रोड घूमे,
होटल मिला, बहुत कुछ मिला, बाद में लिखोगे हमारा मानना असंगत था, इससे सिद्ध होता है दाएं साइड ही मंदिर है, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष उपपत्ति। अब आ जाओगे सवाल पे, कह रहा है डी और ई 180 अंश का है। मालूम है 180 होता ही है, लेकिन हम मानेंगे इसी सवाल को कोण डी धन कोण ई 180 से बड़ा होगा। दूसरा शर्त हम मानेंगे कोण डी और कोण ई 180 से कम होगा। लास्ट में हम मानेंगे कोण डी धन कोण ई बराबर 180 अंश होगा। तो उपपत्ति आपको हल करके दिया गया है, किताब में जरा जाओगे पेज नंबर 15 पे एक एक करके हल करके दिया गया है। पहला दिया गया है, जैसे मान लिया पहला ही डी धन ई बड़ा है 180 से, उसकी बाद वाली लाइन क्या लिखेंगे? रेखा एम क्या जा रही है? समांतर जा रही है। क्या कहीं टकरा के मिलेंगे? प्रतिच्छेदित होगा। दिखने में तो लग रहा है कि प्रतिच्छेदित बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में दिया गया है समांतर रेखा है। तो हम आगे क्या लिखेंगे? रेखा एम रेखा एन को वो परस्पर प्रतिच्छेदित करेगी हम शब्द लगा रहे हैं, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं करेगी। और करेगी तो किसने कहा करेगी? तो वहां पे देखोगे दिया गया यूक्लिड के अभिगृहित द्वारा। अब आ जाओगे यूक्लिड है क्या? तो यूक्लिड के कुछ अभिगृहित दिए गए हैं, जैसे यदि दो समांतर रेखा और उनकी एक तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश है, तो दो समकोण से कम हो तो वे रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ाई जाने पर प्रतिच्छेदित होती हैं। यूक्लिड कहता है, जैसे इसे को ले लो, एम और एन, कह रहा है एम और एन समांतर रेखा। यूक्लिड क्या कह रहा है? यदि दो रेखा उनकी एक तिर्यक रेखा खींचने पर, मैं समांतर बोला नहीं है, दो रेखा और एक तिर्यक रेखा खींचने पर, समझो तिर्यक रेखा आपका एल है, रेखा बोला समांतर नहीं बोला है, दो रेखा और एक तिर्यक रेखा खींचने पर अंतःकोण कौन से बनेंगे? ये वाले अंतःकोण बनेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन ये रेखा समांतर होनी चाहिए, समांतर शब्द नहीं बोला है। अगर आप आगे इसको बढ़ाओगे, इस तीर का मतलब अनंत है, आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो ये जाके क्या होगा? कहीं ना कहीं जो है प्रतिच्छेदित होगी। तो ये क्या बन गया? आपका कोण बन गया। अंतःकोण 180 का नहीं होगा, ये तो आपका त्रिभुज बन गया। जब ये दोनों 180 का होगा तो ये जो है त्रिभुज का कोण कितने का होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यही यूक्लिड का अभिगृहित है। तो कोण जैसे मान लो ए और बी है, कोण और ए और बी 180 अंश के नहीं होंगे, क्योंकि जाके प्रतिच्छेदित हो गया, त्रिभुज बन गया है। तो वहां पे किताब में देखोगे यूक्लिड शब्द दिया गया है, तो यूक्लिड पे विशेष ध्यान दोगे। यूक्लिड का मतलब यही होता है। तो बाद में उसके बाद वाक्य दिया गया है, हमारा मानना असंगत था, इसलिए डी और ई बराबर 180 अंश है। तो उपपत्ति आपकी किताब में हल किया हुआ गया है, खाली आपको यहाँ पे समझाई हूँ। अब आ जाओगे प्रश्न संग्रह पे। प्रश्न संग्रह 2.1। प्रश्न संग्रह थोड़ा सा गीला है वो। प्रश्न संग्रह 2.1 थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि 8वीं में एक गणित पढ़े थे, यहाँ भूमिति पढ़ने जा रहे हो सविस्तार से, तो थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन बार बार अगर आप हल करोगे तो आशा करते हैं तो अभी आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। पहला वाला सवाल काफी सरल है, पहले सवाल पढ़ दे रहे हैं। आकृति 2.5 में रेखा आरपी समांतर रेखा MS, रेखा डी के तिर्यक रेखा है, कुछ माप दिए गए हैं, आकृति बनाई गई है। तो इस तरह का अगर पेपर में आता है प्रश्न, तो नंबर 1 डालोगे। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चित्र बनाना जरूरी है। तो चित्र हमेशा दाईं साइड कोने बनाते हैं। तो चलो बना देते हैं। जो भी दिया गया है, दो रेखा समांतर है,
एक तिर्यक रेखा है। इसमें जो है 3 अक्षर का आपको उपयोग करना है। यहाँ पे दिया गया है डी, यहाँ पे दिया गया है के, यहाँ पे आर पी एम एस, यहाँ पे एच, यहाँ पे जी। अब कहोगे किताब में जी यहाँ लिखा है, आप यहाँ क्यों लिखियो? भैया इस बिंदु में का जी नाम दिया गया, चाहे जी यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, मतलब इन चारों में कहीं भी लिखोगे तो इस बिंदु को जी ही माना जाएगा। अब एच है, एच चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, तो इस बिंदु का मतलब एच है। क्लियर हुआ? अब ये नहीं किताब में जहाँ जिस साइड दिया गया उसी साइड लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कोण जब यहाँ पे 85 लिखा गया तो कोण वहीं लिखोगे, कोण में हेरा फेरी नहीं करना है। इतना जो है आकृति में दी गई है। अब जो है आकृति के अनुसार पढ़ेंगे तो शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। रेखा आरपी रेखा एमएस समांतर है, तो लिखोगे रेखा आरपी समांतर के लिए लकीर खींचोगे रेखा एमएस, ठीक है। और आगे दिया गया है डी के तिर्यक रेखा है, डी के, तो लिखोगे रेखा डी के तिर्यक रेखा, ये शब्द लिखना है। तो यहाँ पे मझला कोष्ठक बना के यहाँ पे लिखोगे दत्त, इतना दिया गया है। अब एक एक करके मान ज्ञात करोगे। किसका मान पूछ रहा है? आर एच डी, आर एच डी, इसका माप पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ? अब जरा ध्यान दो, ए आर पी रेखा है, उसके ऊपर ये दोनों क्या होंगे? रेखीय युगल कोण होंगे। तो चलो हल करते हैं। नंबर 1 तो लिखोगे, नाम दोगे, 3 अक्षर से नाम देना होगा। कोण एच लिखोगे, इसमें कोण एच नहीं चलेगा, 3 अक्षर का इस्तेमाल करना है। अब लिखोगे आर एच डी, तो लिखोगे कोण आर एच डी धन कोण डी एच पी, कोण डी एच पी बराबर 180 अंश। ध्यान दोगे बीच में एच ही आना चाहिए। कभी कभी आप उल्टा दे देते हो, एच डी आर दे देते हो, आंख बंद करके आप लोग लिखते हो। तो भैया लकीर पकड़ो ना, यहाँ पे आर एच डी या डी एच आर, मतलब वही जो है, आप भुजा पकड़ के जाओगे गलती नहीं होगी, आंख बंद करके करोगे गलती होगी। इसको कभी कभी क्या लिखते हो? डीपीएच। भैया डीपी पे लाइन खींचा गया है? नहीं खींचा गया है, हमें ये कोण चाहिए, तो डी एच पी या पी एच डी, ठीक है। बीच में आपका एच आना चाहिए, बराबर 180। किसने कहा 180? आप कारण दे दो, कोष्टक में लिखोगे। अब हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे आकृति बनी हुई है। जब आप कॉपी में बनाओगे तो एक काम करोगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाओगे तो एक लाइन में आपका हो जाएगा। लिखोगे एक कारण होगा रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। चलो मान रखो आर एच डी के मान है, नहीं है, तो उसको ऐसे लिखोगे आर एच डी धन डी एच पी 85 है, तो 85 बराबर 180। तो आर एच डी बराबर 180 धन है, वहां जाएगा -85 होगा, घटा दो। 180 में से 85 घटाओगी, कितना आएगा? घटाओ जरा। 180 में से 80 घटा दिए तो 100 होगा, 100 में से 5 घटा दोगे और कितना होगा? 95 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 95 अंश। एक निकाल लिए। दूसरा कौन सा कोण पूछ रहा है जरा देख लो, पीएचजी। कहाँ है पीएचजी? पीएचजी ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण। अब जरा ध्यान दोगे, ये दोनों कैसे कोण होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो क्या लिखोगे? कोण पी एच जी बराबर कोण, उसके सामने वाला इसका नाम दे दो आर एच डी, आर एच डी। किसने कहा बराबर है?
लिख दो भैया ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब प्रश्न में कुछ नहीं दिया गया आप लिखते नहीं बराबर है, तो बगल में आपको कारण देना होगा क्यों बराबर है। RHD 95 है तो लिख दोगे 95 अंश। RHD कहाँ से लाए, तो इसको लकीर खींच के नंबर 1 डालो, यहाँ पे लिखोगे 1 से। अब आ जाओ तीसरा वाला। तीसरा क्या पूछ रहा है, HGS। HGS ये वाला HGS। अब देखोगे दोनों सामने सामने पढ़ रहे हैं कौन, ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये वाला और ये वाला अंतःकोण। दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, अंदर जो कोण सामने सामने पड़ते हैं वो क्या होते हैं, अंतःकोण होते हैं। तो चलो लिखो कोण, इसका कितना माप आया 95, तो यहाँ पे लिख दो ये 95 हो गया, ये भी आपका 95 हो गया। अब चलो लिखो PHG, PHG धन कोण HGS, कोण HGS बराबर 180 अंश। कुछ लोग जो है लिख देते हैं आंख बंद करके रेखीय युगल कोण, ये रेखीय युगल कोण होगा ही नहीं, एक रेखा भी नहीं बने, लेकिन दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटी है, ये दोनों अंतःकोण होंगे। तो यहाँ लिखोगे अंतःकोण का योग। PHG कितना है 95 दिया गया है, धन PHG 95, कोण HGS ज्ञात करना है 180। PHG यहाँ से लाए, यहाँ से लाए हो, तो यहाँ लकीर खींच के नंबर 2 डाल दो। 95 यहाँ 1 से लाए, यहाँ 95 है, लकीर खींच के नंबर 2। अब यहाँ PHG पे 95 लिखे, कहाँ से लाए, तो लिखोगे 2 से, ठीक है। अब पक्षांतर कर दो, HGS 180 माइनस 95, घटाओ 180 में से 95 घटाओगे कितना आएगा, 180 में से 80 घटाओगे तो 100 हुआ, और 15 घटाना है, घटा दो और 15, 10 घटाओगे तो कितना हुआ आपका 85 होगा, घुमा फिरा के वही आ रहा है 85। ये आपका क्या हो जाएगा 85 अंश, HGS हो गया। अब जो है उसके आगे आओगे, चौथा अंतिम पूछ रहा है, ये आपका तीसरा वाला था, दिख रहा है वहां पे, ये तीसरा वाला सवाल है, ठीक है। आपके तीसरे वाले हैं। अब आ जाओ चौथा वाला। MGK। अब ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, सर्वांग सम होंगे, तो लिखोगे कोण MGK बराबर कोण HGS। भाई क्यों बराबर है, कारण दे दो, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, HGS कितना है 85, तो लिखोगे 85 अंश। 85 कहाँ से लाए हो, अब देखोगे समीकरण 1 नाम दिए हो, ये 2 नाम दिए हो, यहाँ पे दोगे 3, तो 85 कहाँ से लाए, सवाल में तो नहीं दिया गया था, हम तो हल करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 3 से, तो लिखोगे यहाँ पे 3 से। इतना क्लियर हो गए। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल, चलो आ जाओ दूसरा वाले सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल को अच्छे से समझोगे, बोरिंग नहीं है, बहुत सुंदर सवाल है। पहले जो है आकृति बना लेते हैं, फिर एक एक करके हल करते हैं। आकृति जो है इस तरह से है, किताब में दिया गया है आकृति, पेज नंबर 17।
अब जो है सवाल पढ़ रहे हैं। सवाल है, आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q, मतलब P और Q समांतर है। फिर कह रहा है L और M तिर्यक रेखा है, L और M तिर्यक रेखा है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें दो तिर्यक रेखाएं दी गई है। ध्यान दोगे, L और M समांतर नहीं है, कह रहा है तिर्यक रेखा है, समांतर PQ को ही बोला है। कुछ कोणों के माप दर्शाए गए हैं, इस आधार पर ABCD के मान ज्ञात करो। चलो एक एक ज्ञात करते हैं ABCD। सभी में आपको लिखना होगा, आप कौन सी दो समांतर रेखा तो फिक्स है, तिर्यक रेखा आपके दो हैं, तो दोनों जो है अलग अलग बार बार आपको लिखना होगा जब मान ज्ञात करोगे। ध्यान दो, P और Q समांतर है, L तिर्यक रेखा है, A 110 से कितने अंश का होगा, जरा ध्यान दोगे। A जो है रेखीय युगल कोण हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला हल करने के पहले देखो, पहला सवाल हल कर रहे हो, रेखा PQ, P समांतर रेखा Q। फिर लिखोगे, इसमें कौन सा, M को नहीं मान रहे हो, M को हाथ से अगर छिपा दोगे तो रेखा L तिर्यक रेखा है, तो लिखोगे रेखा L तिर्यक रेखा है। ये क्या हो गया आपका, दत्त, ये मान लिए हो। अब हल करो, A धन 110 बराबर 180 अंश, लेकिन क्या है, लिखोगे रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण है। यहाँ कोण का संकेत दिए हैं बच्चों, कोण का संकेत ऐसे बनाओगे, ठीक है। कहीं आपको C की तरह दिखेगा, आप C लिखोगे, ये C नहीं है, रेखीय युगल कोण का संकेत दिए हैं हम। पक्षांतर कर दो, A बराबर 180 माइनस 110, A बराबर 180 में से 110 घटाओगे कितना होगा, 70 अंश, तो A का मान क्या हो गया, 70 अंश। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओगे B पे। B का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जरा ध्यान दोगे। B का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम मानेंगे, B का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम मानेंगे तो जाके हल होगा। अब ध्यान दोगे, A जितने अंश का है उतने अंश का A वाला होगा, लेकिन जो है वहां पे कुछ दिया ही नहीं गया, तो हम कैसे माने, दूसरा वाला, तो नंबर 2 डालोगे। अब यहाँ मान रहे हो A B C D के ही मान ज्ञात करने हैं, यहाँ हम मान रहे हैं, जरा ध्यान दोगे, लिखोगे माना कोण, क्या मानोगे, क्या मानोगे, P, माना कोण P आकृति में, क्योंकि आकृति इतनी स्पष्ट नहीं है कि कहाँ माने, तो माना कोण P आकृति में, तो यहाँ पे आप P मान लो, मान लिए P। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान दोगे, इसको P माने हैं। अब जरा ध्यान दोगे, अभी हम तो वहीं पे उलझे हुए हैं, नीचे की तरफ तो आए नहीं है। रेखा P और रेखा Q समांतर रेखा है और L आपकी तिर्यक रेखा होगी, तो यहाँ लिखोगे रेखा P समांतर रेखा Q तथा के बाद क्या लिखोगे, रेखा L तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ही शब्द लिखो, है नहीं लिखोगे चलेगा। और यहाँ पे लिखोगे, किसने कहा ये सब, दत्त दिया गया है, दत्त। अब लिखोगे कोण P बराबर कोण A, ये वाला कोण P बराबर कोण A, कैसे बराबर हुआ, कौन से कसौटी लगाए, कौन से कोणों की जोड़ी है, रेखा के ऊपर, ए भी रेखा के ऊपर है, तो ये होगा संगत कोण, संगत कोण। ए कितने अंश का है, 70 अंश, तो लिखोगे P भी 70 होगा। A 70 है, 70 लाए कहाँ से, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लकीर खींचो 1, तो क्या लिखोगे 1 से।
लेकिन हमें P तो ज्ञात नहीं करना था, हमें तो B ज्ञात करना है। तो उसी के नीचे लिखोगे कोण B बराबर कोण P। देखो B बोल रहे हैं, P लिख रहे हैं। कोण B बराबर कोण P क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर सर्वांग सम होते हैं। P कितना है? 70। तो लिखोगे कोण B भी कितना होगा? 70 अंश। कहाँ से लाए? यहाँ तो 1 से लाए, यहाँ लकीर खींच के लिखोगे 2। तो यहाँ पे लिखोगे 2 से। B हो गया। अब जो हमें C ज्ञात करना है, C के लिए अब क्या करेंगे? यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम ब्लैक बोर्ड रब आउट करेंगे, मिटाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो इस साइड का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। तीसरा हम C ज्ञात कर रहे हैं। अब C का जो है हमें L से लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा है? M है। तो रेखा P और Q समांतर है, रेखा L M तिर्यक रेखा है। अब L से आपको लेना देना नहीं है, अब आप M पे आ जाओगे। तो यहाँ लिखोगे रेखा P समांतर रेखा Q, रेखा M तिर्यक रेखा। कहाँ से वाक्य आए हैं? दत्त। ये वाक्य बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लिखे डायरेक्ट A धन B करके हल करोगे तो यहाँ पे आपके नंबर कट सकते हैं और कटेंगे नंबर। भाई यहाँ 2 तिर्यक रेखा दी गई है, अब कौन सी तिर्यक रेखा का उपयोग कर रहे हो? अब तिर्यक रेखा आ गया। अब जरा ध्यान दोगे, L से आपको लेना देना नहीं है। अगर चाहो तो आप रफ में आकृति बना लो, P और Q समांतर, खाली M को खींचो, L को मत दर्शाओ। अब जरा ध्यान दोगे, C बराबर 115 होगा। तो लिखोगे कोण C बराबर 115 अंश। कोण C इसके बराबर होगा। तो कैसे होगा? तो लिखोगे संगत कोण। संगत कोण हो गया। अब हम D भी ज्ञात कर सकते हैं। चौथे में भी वही वाक्य लिखोगे, रेखा P समांतर रेखा Q, रेखा M तिर्यक रेखा क्या है? दत्त। फिर लिखोगे कोण D धन 115 बराबर 180 अंश। कारण देखोगे रेखा के ऊपर यहाँ पे बने हुए हैं, संलग्न है, सटे हुए हैं। तो लिखोगे रेखीय युगल कोण। 115 वहां पक्षांतर कर दो, 180 माइनस 115 पक्षांतर ध्यान से करोगे। कभी कभी गलती से क्या करते हो, 115 माइनस 180 को खिसका देते हो, गलती यही हो जाता है। हमेशा पक्षांतर लास्ट में करोगे। चलो घटाओ, 180 में से 115, 100 घटाओगे तो कितना बचेगा? 80 में से 15 घटा दो, 85 होगा कि नहीं होगा? कोण D 85 नहीं होगा बच्चों। 80 में से 15 घटा रहे हो ना, 10 70 65 65 अंश। A का मान 70, B का मान 70, A और B दोनों 70 हो गए। C 115, D का मान 65 अंश। तो A B C D के मान ज्ञात कर दिए। तो और आगे नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ, प्रश्न संग्रह 2.1 के बाकी के सवाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।